हेलो, वेलकम ऑल टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। मुझे काफ़ी मैसेज रिसीव हुए थे कि सर आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे तो इंडिकेटर्स के बारे में पता भी नहीं था। जब मुझे इंडिकेटर्स के बारे में पता चला तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। तो एक यूट्यूबर बोलता था कि RSI इंडिकेटर अच्छा है, दूसरा यूट्यूबर बोलता था MACD इंडिकेटर अच्छा है, तीसरा यूट्यूबर बोलता था बोलिंजर बैंड अच्छा है। तो मैं इंडिकेटर्स को यूज करता रहा, लेकिन मुझे किसी इंडिकेटर से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने 1-2 महीना RSI को यूज़ किया, फिर 1-2 महीना MACD को यूज़ किया, 1-2 महीना बोलिंजर बैंड्स को यूज़ किया। तो मैं इंडिकेटर टू इंडिकेटर स्विच करता रहता था। इससे क्या हुआ कि मेरा पैसे का भी लॉस हुआ और 1-1.5 साल मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़ी। बुक्स पढ़ने के बाद जब मुझे इंडिकेटर्स के बारे में पता चला बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, तो फिर मैंने उसको बैक टेस्ट किया। काफ़ी बैक टेस्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू उसी को यूज़ करता हूँ और वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है। पहले उसके जरिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मैं आपको मार्केट के चार्ट्स पर दिखाऊंगा कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं। विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर? देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेज, स्टोकास्टिक, सुपर ट्रेंड। कोई यूट्यूबर बोलता है RSI बेस्ट है, कोई यूट्यूबर बोलता है MACD बेस्ट है, कोई बोलिंजर बैंड्स को बढ़िया बताता है, कोई मूविंग एवरेज को। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपका बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, तो जो मेरा जवाब है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका इनमें से कोई भी इंडिकेटर बेस्ट क्यों नहीं है। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स पर दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैंने इस पे RSI को प्लॉट किया है। मैंने यहाँ पे RSI इंडिकेटर सेलेक्ट किया है। RSI कैसे काम करता है, ये एक ऊपर 70 का अपर बैंड है और ये 30 का एक लोअर बैंड है। अगर ये रेड लाइन 30 के नीचे है तो इसका मतलब ये ओवर सोल्ड जोन है, यू शुड स्टार्ट बाइंग। और अगर 70 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये ओवर बोट जोन है, यू शुड स्टार्ट सेलिंग। ठीक है, ये रेड लाइन अब 30 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ये ओवर सोल्ड जोन है और अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यू शुड स्टार्ट बाइंग। आपको यहाँ से बाई कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको एक करीब इस कैंडल पे यहाँ पे सिग्नल मिला होगा और आपने अगर बाई किया होगा और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया होगा तो आपका SL हिट हो गया। ठीक है, यहाँ ग्रीन कैंडल पे फिर से आपको सिग्नल मिला कि यू शुड स्टार्ट बाइंग, क्योंकि इस लाइन ने 30 को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी है। तो आपने सोचा कि ग्रीन कैंडल भी है, ट्रेंड भी चेंज हो रहा है और RSI बाई का सिग्नल दे रहा है, तो मैं यहाँ से बाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने बाई किया होगा और यहाँ पे आपने SL लगाया होगा, तो वो भी आपका SL हिट हो गया। चलिए RSI का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए RSI मैंने लगाया हुआ चार्ट पर। जब मार्केट ओपन हुई थी तो ये जो रेड लाइन थी ये 70 के ऊपर है, मतलब ओवरबॉट जोन है। ठीक है, यू शुड स्टार्ट सेलिंग। और जब आपको यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला इस रेड कैंडल पे, तो आपने यहाँ पे सेल किया होगा और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, कैंडल के ऊपर। अगेन आपका यहाँ पे SL हिट हो गया। आपको फिर से यहाँ पे सिग्नल मिला सेलिंग का, फिर आपने यहाँ पे सेल किया, फिर आपका SL हिट हो गया। अगेन मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार भी आपको RSI ने सेल का सिग्नल दिया उतनी ही बार आपका SL हिट हो गया। तो मेरे हिसाब से RSI भी बेस्ट इंडिकेटर नहीं है। ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैंने इस चार्ट पर MACD को प्लॉट किया है। MACD कैसे काम करता है, जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, मतलब यू शुड स्टार्ट बाइंग। और जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे, मतलब यू शुड स्टार्ट सेलिंग। देखिए, जब मार्केट ओपन हुई तो ऑलरेडी ये सेलिंग जोन में है। ठीक है, तो आप वेट करेंगे सिग्नल का। यहाँ पे आपको बाई का सिग्नल मिला इस ग्रीन कैंडल पर। ठीक है, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे अपना SL लगाया और आपका SL हिट हो गया। देखिए, एक तो आपका यहाँ पे SL हिट हो गया, आपको फॉल्स सिग्नल मिला। दूसरा, आपको जो ये सिग्नल मिला यहाँ पे डिलेड सिग्नल मिला। साथ में आपको जो सिग्नल यहाँ पे मिलना चाहिए था वो सिग्नल आपको यहाँ पर मिला। तो इतने पॉइंट का ऑलरेडी आपको लॉस हो गया। ये डिलेड सिग्नल भी दिया और साथ में फॉल्स सिग्नल भी, क्योंकि यहाँ पे आपको बाई का सिग्नल मिला था लेकिन यहाँ पे आपका SL हिट हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं MACD का। ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग जोन में है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने वेट किया सेल साइड का। जब आपको यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला इस कैंडल पर, यहाँ पे आपने सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका SL हिट हो गया। यहाँ पर भी एक तो आपको डिलेड सिग्नल मिला, दूसरा आपको फॉल्स सिग्नल मिला। तो MACD भी मेरा बेस्ट इंडिकेटर नहीं है।
अब मैंने चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स को लगाया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी का ही चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये 1 जनवरी का चार्ट है, 1 जनवरी 2022 का। तो बोलिंजर बैंड कैसे काम करता है? जब भी प्राइस या कैंडल अपर बैंड को टच करती है, ठीक है, इसका मतलब ये ओवरबॉट जोन है एंड यू शुड स्टार्ट सेलिंग। जब ये पहली रेड कैंडल बनी, इसका मतलब ये ओवरबॉट जोन है, नाउ यू शुड सेल। रेड कैंडल भी बनी और आपको कंफर्म भी हो गया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा? कैंडल के ऊपर। अगेन आपका एसएल हिट हो गया। फिर आपको एक बार और सिग्नल मिला यहाँ पे सेलिंग का, फिर आपने एसएल ऊपर रखा, फिर आपका एसएल हिट हो गया। जितनी बार भी आपने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिया होगा, जितनी बार में आपने अपर बैंड को टच करने के बाद सेल किया होगा, उतनी ही बार आपका एसएल हिट हुआ होगा। देखिए पूरा ट्रेंडिंग डे था और ट्रेंडिंग डे के दिन बोलिंजर बैंड काम नहीं करता, ठीक है। तो एवरी टाइम जब भी आपने सेल किया होगा, उतनी ही बार आपका एसएल हिट हुआ होगा। ये 1 जनवरी का चार्ट है और ये हमारा है 4 जनवरी का चार्ट, ठीक है। 1 जनवरी को मार्केट ट्रेंडिंग थी और 4 जनवरी को भी मार्केट बुलिश ओपन हुई, ठीक है। तो आपको लगा कि मार्केट ऑलरेडी अपर बैंड के पास है और आज तो मार्केट नीचे जाएगी। आपने क्या किया? ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन है और आपने यहाँ पे सेल कर दिया और यहाँ पे आपने अपना एसएल रखा। अगेन आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। जितनी बार भी आपने यहाँ से सेलिंग की होगी, उतनी बार आपका एसएल हिट हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? जब प्राइस लोअर बैंड के पास आया। लोअर बैंड के पास आने का मतलब कि ओवरसोल्ड जोन है एंड यू शुड स्टार्ट बाइंग। जो ग्रीन कैंडल बनी आपने यहाँ पे बाई किया होगा, ठीक है, और यहाँ पे अपना एसएल लगाया होगा कैंडल के नीचे। अगेन आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो मेरे हिसाब से बोलिंजर बैंड भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अब हमने अपने चार्ट पर स्टोकास्टिक आरएसआई को लगाया है। स्टोकास्टिक आरएसआई कैसे सिग्नल देता है? इसमें 2 लाइन्स एक साथ मूव करती हैं, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, ठीक है। और इसमें 2 बैंड है, 20 और 80। अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है और साथ में 80 वाले बैंड को क्रॉस करती है, इसका मतलब यू शुड स्टार्ट सेलिंग। ये ओवरबॉट जोन है, ओके। और जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है और साथ में 20 को क्रॉस करती है, 20 बैंड को, इसका मतलब ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन है ना, यू शुड स्टार्ट बाइंग। अब आपको बाई कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, एक बड़ी रेड कैंडल थी, बड़ी रेड कैंडल के साथ ही मार्केट सीधा ओवरसोल्ड जोन में चली गई, ठीक है। मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चलेगी। तो जब आपको बाई का सिग्नल मिला, यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को भी क्रॉस किया है और 20 बैंड को भी क्रॉस किया है, इसका मतलब यू शुड स्टार्ट बाइंग। आपने यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे बाई किया होगा और कहीं नीचे एसएल लगाया होगा, तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो गया। अगेन आपको यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला जब ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया और साथ में 80 वाले बैंड को भी क्रॉस किया है। तो जब आपने यहाँ पे सेल किया होगा इस कैंडल पर और या एसएल यहाँ पे लगाया होगा, देन अगेन ऑल्सो योर एसएल हिट। अगेन फिर आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। चलिए स्टोकास्टिक आरएसआई का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। स्टोकास्टिक आरएसआई का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने अपने चार्ट पर स्टोकास्टिक आरएसआई को प्लॉट किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जब मार्केट ओपन हुई तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में थी और आपको जब सिग्नल मिला सेलिंग का, तो आपने इस कैंडल पे यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे अपना एसएल रखा और आपका ऑलरेडी 1:2 का मिनिमम टारगेट भी हिट हो गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको जो सिग्नल मिला, ये आपको डिलेड सिग्नल मिला, ठीक है। ये आपको डिलेड सिग्नल मिला। नाउ नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? आपको यहाँ पर बाई का सिग्नल मिला जब इस ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस किया और 20 के बैंड को भी क्रॉस किया, मतलब यू शुड स्टार्ट बाइंग। और आपने कहाँ पे बाई किया हुआ? इस ग्रीन कैंडल पर आपको सिग्नल मिला होगा, यहाँ पे आपने बाई किया, आपने अपना एसएल यहाँ पे रखा होगा। तो इस बार क्या हुआ? आपका टारगेट हिट होने की बजाय आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो जितने भी इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखाए, ये या तो डिलेड सिग्नल देते हैं या फॉल्स सिग्नल देते हैं कई बार, तो ये मेरे बेस्ट इंडिकेटर नहीं है। इस चार्ट पर देखिए, मैंने 3 इंडिकेटर्स को एक साथ लगाया है, आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकास्टिक, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए 22 दिसंबर को जब मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे आरएसआई कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, एमएसीडी ऑलरेडी बाइंग जोन में है, मीन्स ये ओवरबॉट जोन है, एंड स्टोकास्टिक भी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। लेकिन जब स्टोकास्टिक ने यहाँ पे आपको सेलिंग का इंडिकेशन दिया, लेकिन एमएसीडी अभी भी बाइंग जोन में है, ठीक है। एमएसीडी कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, तो आप किसको फॉलो करेंगे? आरएसआई को फॉलो करेंगे, एमएसीडी को फॉलो करेंगे या स्टोकास्टिक को फॉलो करेंगे? लेकिन जब एमएसीडी ने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, उस टाइम स्टोकास्टिक आरएसआई ऑलरेडी मार्केट को दिखा रहा था ओवरसोल्ड जोन में। तो ये आपको सेल करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, तो आपको बाई करना चाहिए। तो आप किसको फॉलो करेंगे? स्टोकास्टिक को फॉलो करेंगे या एमएसीडी को फॉलो करेंगे? जो ये इंडिकेटर्स हैं आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकास्टिक, बोलिंजर बैंड्स,
इनमें से कोई भी इंडिकेटर बेस्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर, विच इंडिकेटर मेथड आई यूज फॉर डे ट्रेडिंग, मैं कौन सा डे ट्रेडिंग में इंडिकेटर यूज करता हूं और जो बेस्ट है। आई यूज पिवोट्स एंड प्राइस एक्शन, मैं पिवोट पॉइंट्स को और प्राइस एक्शन को यूज करता हूं डे ट्रेडिंग में। दीज आर द बेस्ट इंडिकेटर्स। मैं पिवोट पॉइंट्स, सीपीआर, वर्जिन सीपीआर और प्राइस एक्शन को यूज करता हूं डे ट्रेडिंग में। पिवोट पॉइंट्स, सीपीआर और वर्जिन सीपीआर, दीज आर पार्ट ऑफ पिवोट पॉइंट्स, पिवोट्स। मैं डे ट्रेडिंग में डेली पिवोट्स को यूज करता हूं, वीकली पिवोट्स में मैं प्रीवियस वीक हाई और लो को, और मंथली पिवोट्स में मैं जो स्विंग हाई और स्विंग लो को अपने चार्ट पर यूज करता हूं। सीपीआर क्या है, जो हमारा सेंट्रल पिवोट होता है, इसके ऊपर R1, R2, R3 और नीचे S1, S2, S3, ये हमारे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 3, ठीक है। ये ऊपर R1, R2 एंड R3, जो बीच में हमारा सेंट्रल पिवोट है, एक लाइन इसके ऊपर और एक लाइन इसके नीचे, ये जो रेंज बनती है इसको बोलते हैं हम सीपीआर, सेंट्रल पिवोट रेंज और वर्जिन सीपीआर। मैं आपको चार्ट्स पर दिखाऊंगा कि मैं इनको कैसे यूज करता हूं डे ट्रेडिंग में और कैसे ये बेस्ट इंडिकेटर हैं। और प्राइस एक्शन हमें कैसे हेल्प करता है, एनालाइजिंग प्राइस पैटर्न ऑन चार्ट, जो चार्ट्स के ऊपर प्राइस के पैटर्न्स होते हैं उनको एनालाइज करने में हमें हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग बायर्स एंड सेलर साइकोलॉजी, मार्केट को दो ही लोग चलाते हैं, बायर्स और सेलर्स, तो उनकी साइकोलॉजी क्या है, बायर्स की साइकोलॉजी क्या है और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, ये हमें किससे पता चलता है, प्राइस एक्शन से। लोकेशन ऑफ स्टॉप लॉसेज, प्राइस एक्शन से हमें पता लगता है कि स्टॉप लॉसेज कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ से प्राइस की मूवमेंट फास्ट हो सकती है। जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो मूवमेंट प्राइस की फास्ट होती है। फॉलोइंग मूव ऑफ बिग इंस्टीट्यूट्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनके जो स्टेप्स होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। हमें प्राइस एक्शन से पता चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, तो हमें उनके मूव्स का पता चलता है। वो हम कैसे पता लगाते हैं, प्राइस एक्शन की हेल्प से। प्राइस एक्शन को मैं कहाँ कहाँ पर यूज करता हूँ, डेज हाई, डेज लो, जो दिन का हाई और दिन का लोअर लेवल है वहाँ पर, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और जो पहले के सेलिंग और बाइंग जोन है, जो पहले के सप्लाई और डिमांड जोन है, उन लेवल्स पर मैं प्राइस एक्शन को यूज करता हूँ। उससे क्या होता है कि जो प्राइस का पैटर्न होता है, जो प्राइस की मूवमेंट होती है, उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं इन लेवल्स के पास, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पिवोट्स को डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्राइस एक्शन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं डे ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ पिवोट्स के ऊपर है, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको बेस्ट इंडिकेटर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए 22 दिसंबर का चार्ट है, बैंक निफ्टी और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने यहाँ पर MACD को प्लॉट किया है और स्टोकास्टिक RSI को, और साथ में मैंने पिवोट्स को यहाँ पे अपने चार्ट पर लगाया हुआ है, पिवोट पॉइंट्स को, ठीक है। ये ट्रेडिशनल पिवोट पॉइंट्स है जो आपको सभी ब्रोकर्स के इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये जो P है इसका मतलब ये हमारा सेंट्रल पिवोट है, R1 रेजिस्टेंस 1 एंड ऊपर R2 R3 और नीचे S1 S2 S3, ठीक है। ये आपको चार्ट में दिख नहीं रहा है, चार्ट में सिर्फ आपको पिवोट और रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है। तो MACD ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये बाइंग जोन है, ठीक है। और स्टोकास्टिक RSI जो सिग्नल दे रहा है, मतलब ये ओवरबॉट जोन है। जब MACD ने और स्टोकास्टिक ने यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, MACD ने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया और स्टोकास्टिक ने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया, तो क्या इनके सेलिंग सिग्नल की वजह से मार्केट नीचे आई है? नहीं, मार्केट नीचे आई है R1 पर रेजिस्टेंस फेस करके, ठीक है। R1 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है। ना कि इंडिकेटर्स ने सेलिंग का सिग्नल दिया तब मार्केट नीचे आई है। सिग्नल्स हमेशा प्राइस को फॉलो करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब ही क्या है कि वो प्राइस की मूवमेंट का इंडिकेशन देते हैं आपको, ठीक है। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई तो क्या स्टोकास्टिक RSI ने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ गई? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल पिवोट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और तब मार्केट ऊपर की तरफ गई। जब मार्केट ओपन हुई तो MACD क्या सिग्नल दे रहा है कि ऑलरेडी बाइंग जोन है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी बाइंग जोन है। और स्टोकास्टिक RSI क्या दे रहा है कि ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, आप सेल कर सकते हैं क्योंकि ओवरबॉट जोन है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है और कहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अब मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट से 15 मिनट करता हूँ। टाइम फ्रेम को चेंज करके देखते हैं 15 मिनट पे। अब देखिए मैंने टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे चेंज कर दिया है। MACD क्या सिग्नल दे रहा है कि यू शुड स्टार्ट बाइंग,
ठीक है, यहाँ पे MACD ने बाई का सिग्नल दिया है और स्टोकास्टिक ने कोई सिग्नल नहीं दिया। तो आप क्या यहाँ पे बाई करेंगे? क्या आप यहाँ पे बाई करेंगे? अगर आपने अपने चार्ट पर ऑलरेडी पिवट पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ है तो आप यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो पिवट पॉइंट्स के लेवल चेंज नहीं होते, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम चेंज करेंगे वैसे वैसे इंडिकेटर भी अपना सिग्नल चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन पिवट पॉइंट्स अपना सिग्नल चेंज नहीं करते, अपना लेवल चेंज नहीं करते किसी भी टाइम फ्रेम पर। 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको पता रहता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है और सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो इंडिकेटर्स अपना सिग्नल चेंज कर देते हैं, लेकिन पिवट पॉइंट्स अपना लेवल चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे जब RSI ने सेल का सिग्नल दिया तो क्या मार्केट RSI की वजह से नीचे आई? नहीं, RSI मार्केट को फॉलो करता है, RSI प्राइस को फॉलो करता है, इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई पिवट पॉइंट्स आर माई फेवरेट इंडिकेटर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल पिवट्स को यूज किया है। चलिए इस चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि CPR का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे जब मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन इस पिवट को ब्रेक किया और यहाँ कैंडल क्लोजिंग पे आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे ये सोच के कि मार्केट ने पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना SL लगाएंगे, SL लगाने के बाद क्या हुआ, आपका SL हिट हो गया। अब मैं आपको अपने चार्ट पर CPR प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे CPR को प्लॉट किया होता, CPR ड्रा किया होता तो आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि अपर CPR पर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। सो CPR इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट किसी भी लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। मैं आपको एक बार इन लेवल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पिंक डॉटेड लाइन है ये पिवट पॉइंट है, ये अपर CPR है, ये बॉटम CPR है। जो रेड लाइन है, रेड डॉटेड लाइन है, ये स्पॉट 1, स्पॉट 2 एंड सो ऑन, नीचे स्पॉट 3, स्पॉट 4। ऊपर जो ग्रीन लाइन है ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 ऊपर, ठीक है। और जो ब्राउन डॉटेड लाइन है ये प्रीवियस डे लो, ये जो प्रीवियस डे था इसका लोएस्ट लेवल है, ये प्रीवियस डे लो। तो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सेंट्रल पिवोट, CPR दीज ऑल आर पिवोट्स। ये सभी पिवोट्स हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आपको पता रहता है कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकती है और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ CPR ऑन योर चार्ट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं CPR का। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे जब मार्केट ने पिवोट को ब्रेक किया, सेंट्रल पिवोट को ब्रेक किया इस रेड कैंडल पे, अगर आपने अपने चार्ट पर CPR को प्लॉट नहीं किया है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे ये सोचकर कि पिवोट भी ब्रेक हो गया और जो डे का लो था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आपने सेल किया और यहाँ पे अपना SL रखा और आपका SL हिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने चार्ट पर CPR को प्लॉट किया होता तो आप ये शॉर्ट ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बॉटम CPR है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा सकती है। और सपोर्ट लेके देखिए एग्जैक्टली कहाँ तक गई, प्रीवियस डे हाई तक, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस डे हाई और लो है ये भी पिवोट्स हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगेन जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो कहाँ पे सपोर्ट लिया, टॉप CPR पर, यहाँ पे टॉप CPR पे। यहाँ पे प्रीवियस डे को भी देखिए मार्केट ने कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, बॉटम CPR पर। तो ये चार्ट्स देख के आपको समझ आ रहा होगा कि पिवट पॉइंट्स और CPR कितने इंपॉर्टेंट है डे ट्रेडिंग में। एक और एग्जांपल देखते हैं पिवट पॉइंट्स और CPR का। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और देखिए मार्केट पूरी ट्रेंडी है, ठीक है, पूरा ट्रेंडिंग डे है। मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रही है, पिवोट्स के पास, ठीक है, पिवोट्स के पास। यू कैन सी ये बॉटम CPR है, ये टॉप CPR है। एग्जैक्टली टॉप CPR से मार्केट रिवर्स हो गई। कहाँ पे सपोर्ट लिया, S1 के ऊपर, अगेन S2 के ऊपर। कहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, प्रीवियस डे लो के ऊपर। तो ये मार्केट की मूवमेंट को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है पिवट पॉइंट्स और CPR का। नाउ लेट्स कम टू वर्जिन CPR। वर्जिन CPR क्या होता है, अगर कैंडल CPR को क्रॉस ना करे, अगर कैंडल CPR को क्रॉस ना करे तो वो वर्जिन CPR होता है। वर्जिन CPR 5-6 दिन ही काम करता है, उसके बाद ये वीक होता चला जाता है। ये देखिए ये 8 तारीख का चार्ट है और 14 तारीख को, और ये देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया है। ये देखिए एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट लिया है, वर्जिन CPR से। जब भी वर्जिन CPR बनता है तो हम उसको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं और जब भी मार्केट वर्जिन CPR के पास आती है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह वो काम करता है। जब भी मार्केट वर्जिन CPR के पास आती है
तो वो या तो रेजिस्टेंस फेस करती है या सपोर्ट लेती है। अगर यहाँ पे वर्जिन CPR नहीं होता और आप इस रेड कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड लेते तो क्या होता, आपका SL हिट हो जाता। ठीक है, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्जिन CPR। ये जितने भी चार्ट्स आपने देखे सारे बैंक निफ्टी के चार्ट थे, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। मैं आपको स्टॉक्स के और कमोडिटी के चार्ट्स पर भी दिखा देता हूँ कि पिवोट पॉइंट्स क्यों बेस्ट इंडिकेटर हैं, क्योंकि पिवोट पॉइंट्स हर इंस्ट्रूमेंट पर काम करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, फॉरेक्स हो, करेंसी हो या फिर कमोडिटी हो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप पिवोट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ये रिलायंस का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 5 जनवरी का चार्ट है, जिसका मैंने 6 जनवरी का लाइव मार्केट में स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप इसमें देखिए प्राइस की मूवमेंट को, प्राइस कैसे मूव कर रहा है। और ये देखिए जैसे मार्केट ओपन हुई तो कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्रीवियसली हाई पर, और कहाँ पर सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली बॉटम CPR पर। ठीक है, और यहाँ पे एक बार अपर CPR पे रेजिस्टेंस भी फेस किया। अगेन कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, प्रीवियसली हाई पर। यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट लिया, टॉप CPR पर। आपको चार्ट देख के आइडिया लग गया होगा कि मार्केट पिवोट पॉइंट्स और CPR के पास कैसे बिहेव करती है, कहाँ पर सपोर्ट लेती है और कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, जनवरी फ्यूचर्स का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये चार्ट मैंने इसलिए लगाया है कि जो लोग MCX में काम करते हैं, कमोडिटी में काम करते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आए। पिवोट पॉइंट्स और CPR एक ऐसा इंडिकेटर है जो सभी सेगमेंट्स में काम करता है। ठीक है, आप यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट को देखिए, तो ये प्राइस की मूवमेंट देख के आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि मार्केट पिवोट पॉइंट्स के पास कैसे बिहेव करती है, कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ये 4 जनवरी का चार्ट है और 5 जनवरी को देखिए प्राइस की मूवमेंट कैसी है। प्राइस कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, केवल CPR के अंदर, बॉटम CPR और टॉप CPR के अंदर। तो आपको CPR का इंपॉर्टेंस पता लग गया होगा। और पिवोट पॉइंट्स और CPR हर सेगमेंट में काम करते हैं, चाहे इंडेक्स हो, फॉरेक्स हो, करेंसी हो या फ्यूचर्स हो। ठीक है, मार्केट पिवोट पॉइंट्स और CPR के पास एक पैटर्न में मूव करती है। मेरे ऐसे 12 से 15 सीक्रेट पैटर्न्स हैं जो मैं अपने वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ वेबिनार्स में शेयर करता हूं। अगर आप भी मेरा वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मेरी अपकमिंग वेबिनार की डेट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।